बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें आपके तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। सबका सोल्यूशन एक्सप्लेन भी किया गया है, सोल्यूशन साथ आपको दे भी दिया गया है। तो ये बेटा वन शॉट तैयारी का तरीका है। एक दिन में आप तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इससे आपके पेपर में इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी होगी। चैप्टर नंबर 1 है बेटा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब बेटा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सिस्टम की, कि सिस्टम क्या परफॉर्म करना चाहिए, व्हाट द सिस्टम शुड डू, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे, कौन कौन से टास्क वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है। अब कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉगरिथमिक, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि ये फंक्शन, ये टास्क इसे लाजमी परफॉर्म करने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स क्या कहलाएंगे बेटा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेकंड है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, कि सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, सिस्टम के सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि सिस्टम की यूजिबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या है, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आपका जो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है वो ऐड तो करके दे रहा है लेकिन 2 मिनट के बाद रिजल्ट निकालता है, जबकि आपने सॉफ्टवेयर बनवाने से पहले कहा था कि जी विद इन 3 सेकंड रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी नहीं हो रही। एडिशन वो करके दे रहा है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट परफॉर्मेंस पे वो पूरा नहीं उतर रहा, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा कहता है व्हाई द टेस्टिंग फेज इज इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और आप उसकी कोई सी 2 वजूहात बताएं कि ये क्यों जरूरी है टेस्टिंग फेज। जब बेटा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो कस्टमर को डिलीवर करने से पहले, मार्केट में भेजने से पहले उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। क्यों? इससे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की इंश्योरेंस की जाती है, उसमें बग्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि कोई एरर तो नहीं रह गया डिप्लॉयमेंट से पहले, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद जो अगर आप एरर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो तो नुकसान आपका कर चुका होगा। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट से पहले, सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने से पहले आपने उसकी क्या करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, कि वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शंस करेक्टली। कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं ना बेटा, एक डॉक्यूमेंट होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसमें तमाम वो रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं कि जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो फलां फलां रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को सामने रखते हैं और अपने बने हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट करते हैं कि क्या सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। सेकेंड चीज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंटिंग कॉस्टली फेलियर। अगर आप डिप्लॉयमेंट के बाद टेस्ट करेंगे तो आपका वो फेलियर आपको कॉस्ट पे करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीचेस, पुअर यूजर एक्सपीरियंस, आपने किसी के पास सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया टेस्टिंग किए बगैर, अब वो वहां जाके फेल हो गया तो वो कस्टमर आपके हाथ से चला गया, वो आइंदा आपसे कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनवाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपको कॉस्टली पड़ती हैं, आपका नुकसान करती हैं, आपकी कंपनी का नुकसान करती हैं। थर्ड नंबर पे बेटा क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन इन एजाइल मेथोडोलॉजी बताएं। जो एजाइल मेथोडोलॉजी है बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है बेसिकली। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब है कि हर स्टेप पे रिव्यू करना, हर स्टेप पे आप रिव्यू करते हैं। जितने मॉड्यूल्स में आप अपने बड़े सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं, एक मॉड्यूल आपने डिलीवर किया, उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा से फीडबैक ली, और फीडबैक लेने की बुनियाद पर जो चेंजेस बताई गई, कस्टमर ने फीडबैक बताई, उसकी बुनियाद पर आपने दोबारा चेंजेस की। इसको कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन कहते हैं। अ टेक्निकल प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू अ सेंट्रल रेपोजिटरी। सेंट्रल रेपोजिटरी मतलब आपका मेन कोड जो है। ऑटोमेटेड बिल्ड्स और टेस्ट, आप उसके अंदर क्या करेंगे, कोड में चेंजेस करते चले जाएंगे रेगुलरली। किसकी बुनियाद पर, फीडबैक की बुनियाद पर। इसको कहते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। कुछ आपके डेवलपमेंट के ऐसे मॉडल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो कहते हैं जी चेंज एक्सेप्ट नहीं करना, जबकि ये जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ये बेटा चेंज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है
कि आपके जो इंटीग्रेशन के एरर्स हैं कि एक मॉड्यूल जब दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या एरर्स आएंगे, वो जल्दी पता चल जाते हैं। और तीसरी चीज, दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि मर्ज के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब आप मॉड्यूल्स मर्ज करते हैं उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होते चले जाते हैं और टाइम से पहले पता चलते जाते हैं। तो डेवलपमेंट का आपका जो लाइफ साइकिल है वो स्पीड अप हो जाता है, डिले की बजाय इसका काम जल्दी हो जाता है। बिहेवियर जरा चेंज है, तरीकाकार चेंज है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एवेलुएट द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट है क्या बेटे? प्रोजेक्ट में इन चीजों को लिस्ट डाउन करना कि जो अचानक हो सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनको रिस्क कहते हैं। रिस्क कहते हैं खदशात को। अब सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है बेटा? खदशात मालूम करने का, आइडेंटिफाई रिस्क, कि आप क्या करें कि जितने पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल रिस्क है, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क है, चाहे कोई एक्सटर्नल थ्रेट है कि कोई बाहर से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप उनको कैटलॉग कर लें, आप उनको लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है। सेकेंड स्टेप है बेटा एनालाइजिंग द रिस्क, कि आप उनको एवेलुएट करें कि कितने % चांसेस हैं इस रिस्क के आने के, और अगर ये आ जाता है तो मुझे कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसका पोटेंशियल इंपैक्ट कितना होगा, इसके असरात कितने होंगे। थर्ड स्टेप पे बेटा डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजी। मिटिगेशन स्ट्रेटजी का मतलब है तरकीब बनाएं कि इससे बचना कैसे है। प्लान हाउ टू अवॉइड रिस्क, हाउ टू ट्रांसफर, रिड्यूस और एक्सेप्ट द रिस्क, कि इस रिस्क से बचना कैसे है, इस रिस्क को काबू कैसे करना है, इसको हजम कैसे करना है। ठीक है। मॉनिटर एंड रिव्यू, कॉन्टिन्यूसली ट्रैकिंग रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि आप रिस्क को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि आया या नहीं आया, आया तो इसको हैंडल कैसे करना है। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपकी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये वो मेन स्टेप्स हैं जो रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में काम आते हैं। अब सेकंड उसने पूछा था कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है बेटा इसकी कि ये आपको प्रोजेक्ट फेलियर से बचाता है, ये आपको फाइनेंशियल कॉस्ट से बचाता है, अनएक्सपेक्टेड जो आपके खर्चे होने वाले होते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो नुकसान होने वाला होता है गैर मुतवक्के, उससे बचाता है, और सॉफ्टवेयर की टाइमली डिलीवरी इससे पॉसिबल हो पाती है। जब आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ नहीं जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, तो आप सॉफ्टवेयर को टाइमली डिलीवर कर पाएंगे। फैक्ट्री पैटर्न में क्या होता है बेटा? ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपके जो सब क्लासेस हैं वो इस ऑब्जेक्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। देसी जुबान में अगर आपको समझाएं तो इसमें आप जस्ट ये बताते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये इस पे छोड़ देते हैं, ये खुद करता है। ठीक है। अब उसने कहा था कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में और फैक्ट्री पैटर्न से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में फर्क क्या है। जब आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप न्यू ऑपरेटर डायरेक्टली क्रिएट करते हैं, इसको टाइट कपलिंग कहते हैं। जबकि फैक्ट्री मेथड में क्या होता है, फैक्ट्री मेथड में आप जो फंक्शन कॉल करते हैं वो खुद डिसाइड करता है किस क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो इस चीज को कहते हैं लूज कपलिंग। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्री पैटर्न में आपने जस्ट ये बताना है क्या क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये वो खुद हैंडल करता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अगर बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला है पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन पाइथन कोड, कि कमेंट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं किसी पाइथन प्रोग्राम में, पाइथन कोड में। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं, ये लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम को एक्सप्लेन करती हैं, ये प्रोग्रामर के काम आती हैं बाद में ये याद रखने के लिए कि मैंने क्या कोड, क्या वेरिएबल, क्या फंक्शन किस काम के लिए बनाया था। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर मार्क्स, अब आपने वहां कमेंट लिख दिया कि मार्क्स विल स्टोर द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे और इस प्रोजेक्ट पे कोई एडिटिंग करने लगेंगे तो ये आपको याद दिला देगा कि भाई आपने मार्क्स वेरिएबल फलां काम के लिए लिया था। ठीक है। तो ये आपके स्क्रिप्ट की लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं, कोड की रीडेबिलिटी इससे बढ़ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है। और फर्ज करें कि एक डेवलपर जो है जॉब छोड़ गया और आपने नया डेवलपर रखा और प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा नहीं जी ये वाला कोड है, इसको आप क्या करें चेंज करके लाएं, इसमें फलां फलां तब्दीली करनी है। अब अगर कमेंट्स लिखे होंगे तो वो आसानी से समझ लेगा, अगर कमेंट्स नहीं लिखे होंगे तो बेटा ओवर द टाइम वो उसको समझ नहीं पाएगा, उसको चेंज नहीं कर पाएगा। फिर आ जाता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप इन पाइथन।
इंटीजर बेटा होल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, अशारिया नहीं आता। इंटीजर जो है काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चेयर्स, टेबल्स, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लासरूम, तो ये इनमें पॉइंट कभी नहीं आएगा। एज उसने लिखी 17, नंबर ऑफ बॉयज लिख लें, नंबर ऑफ चेयर्स लिख लें, नंबर ऑफ टेबल्स लिख लें। इसी तरह फ्लोट जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है, प्राइस इज इक्वल टू 19.9 रुपीज। आप हाइट की एग्जांपल दे लें, हाइट इज इक्वल टू 5.6 मीटर्स, 5.6 फीट। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइन करें। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर प्रेसिडेंस अफेक्ट्स द रिजल्ट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है बेटा कि अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किस ऑपरेटर को बाद में करना है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में 8th 7th में ब्रॉड मैथ्स रूल पढ़ा होगा या डी मैथ्स रूल पढ़ा होगा कि पहले डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर जो है आप एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह पाइथन में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करती है कि किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है और किसको बाद में करना है अगर इकट्ठे कई ऑपरेटर आ जाएं। एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है बेटा, ब्रैकेट में है 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका आंसर आया बेटा इज इक्वल टू 14। क्यों आया है कि पैरेंथेसिस ने कहा कि 3 को 4 में पहले प्लस करें तो हमने 7 रिजल्ट निकाला, फिर आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 14। इसके बरक्स जो दूसरी एग्जांपल है 3 + 4 × 2, अब दोनों एक्सप्रेशन का मुकाबला हो गया, दोनों ऑपरेटर्स का, प्लस और मल्टीप्लाई। इसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई की ज्यादा है, किससे? प्लस से। तो 4 पहले मल्टीप्लाई हुआ 2 से, आंसर आया 8, और 8 में आपने 3 ऐड किया तो क्या बना? 11। तो आप देखें इसमें मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस क्या थी? ज्यादा ओवर द एडिशन। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस से आपकी एक्सप्रेशन का रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपके पास, हाउ डज शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम रेगुलर इफ एल्स। तो दो किस्म की इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करनी है आपने। पहला शॉर्ट हैंड इफ एल्स, ये कॉन्साइज होती है, एक लाइन के ऊपर कंडीशनल एक्सप्रेशन आराम से लिखी जाती है। सिंपल वेरिएबल असाइनमेंट्स के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस सेंटेक्स को हम कब प्रेफर करते हैं? इस सेंटेक्स को बेटा हम प्रेफर करते हैं जब हमारा मकसद ये होता है कि कोड जो है छोटे से छोटा कोड लिखा जाए, कॉम्पैक्ट कोड लिखा जाए और बुनियादी लॉजिक, बेसिक लॉजिक जो है रीडेबल हो, वो नजर आ रही हो। इसके बरक्स जो रेगुलर इफ एल्स है आपका, उसमें इंडेंटेशन इस्तेमाल होती है, गैप्स इस्तेमाल होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, आप कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स बनाते हैं, नेस्टेड कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल रेगुलर इफ एल्स स्टैंडर्ड चॉइस है जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पास फेल का प्रोग्राम बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड्स का प्रोग्राम बनाना है कि 90% से ऊपर ए ग्रेड है, 80 से ऊपर बी है, 70 से, तो आप रेगुलर इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, डिफॉल्ट पैरामीटर्स वर्क कैसे करते हैं पाइथन फंक्शंस में। अब जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं बेटा, वो प्री डिफाइंड वैल्यू असाइन करते हैं फंक्शन के हेडर में। जो कि फंक्शन हेडर में पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं। अब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली फंक्शन इस्तेमाल करता है अगर कोई आर्गुमेंट आप पास नहीं करेंगे ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल से मुराद जब उस फंक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे अपने मेन फंक्शन में। एग्जाम्पल यहां पे लिखी गई है, DEF डेफ ग्रीट, फंक्शन का नाम हो गया बेटा ग्रीट, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब जब आप कॉल करेंगे ग्रीट फंक्शन को तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा कि ये फंक्शन स्टूडेंट एज द नेम इस्तेमाल करेगा, स्टूडेंट एज द नेम इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, व्हाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज यूजफुल इन पाइथन। पहले तो आप ये पूछे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है। मॉड्यूल का मतलब है बेटा एक हिस्सा। जब आप अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को सेपरेट, इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनको मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आप अपने बड़े प्रोग्राम को, अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में, सेपरेट पार्ट्स में, सेपरेट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उन मॉड्यूल्स को फिर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबल होते हैं वो।
इस अप्रोच से होता क्या है, इस अप्रोच से आपके प्रोग्रामिंग की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, आप बार बार उसे इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे मॉड्यूल्स को, आप मेंटेन आराम से कर पाते हैं अपने कोड को, एरर ढूंढना वो आसान हो जाता है, जिस कोड में एरर आ रहा है, जिस मॉड्यूल में आ रहा है, सिर्फ उसी मॉड्यूल में जाके चेंजिंग करेंगे। और मल्टीपल डेवलपर्स जो है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट पे एट अ टाइम काम कर सकते हैं, उनका आपस में इंटरफेरेंस नहीं आएगा, उनका आपस में कोलाइजन नहीं होगा। मतलब मॉड्यूल 1 पे मैं काम कर रहा हूँ, मॉड्यूल 2 पे आप काम कर रहे हैं, मॉड्यूल 3 पे कोई और बच्चा काम कर रहा है। अब हम 3 लोग अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारे आपस के काम में कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा। अलग अलग मॉड्यूल की हम टेस्टिंग करेंगे और बाद में जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां हम इसे मर्ज करते चले जाते हैं। इसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें पहले क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम विद इन द रियल्म ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होते हैं बेटा जिनका गोल क्लियर हो, जिनका मकसद क्लियर हो, जिनकी इनपुट्स क्लियर हो, जिनके प्रोसेसेस जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्लियर हो, और आउटपुट भी प्रिडिक्टेबल हो कि हम फलां वैल्यू देंगे तो आंसर ये आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा प्रॉब्लम बताया कि चेकिंग इफ अ नंबर इज इवन। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इवन है, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, इल डिफाइंड प्रॉब्लम ये होता है कि जिसका जो आउटपुट है, जिसका जो गोल्स है, प्रोसेसेस है, वो वैग हो, उसका गोल जो है एम्बिगियस हो, आप क्लियरली ना बता सकते हो यस अचीव या नो अचीव। ठीक है, पाथ ऑफ सोल्यूशन जो है वो इमीडिएटली क्लियर ना हो आपका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी, गुर्बत कैसे कम करनी है। अब ये तो डिपेंड करता है बेटा इलाके पे, डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे, डिपेंड करता है, मतलब आपके 100 ऐसे पैरामीटर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि पॉवर्टी कैसे रिड्यूस की जाएगी। तो ये तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, आप गारंटी के साथ कह ही नहीं सकते कि भाई इसकी आउटपुट क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरेट एंड टेस्ट मेथड। अब जनरेट एंड टेस्ट मेथड में आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, पॉसिबल सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिस्ट बना ली, उसके बाद टेस्ट द सॉल्यूशन अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम कांस्टेंट, उसमें से किसी एक सॉल्यूशन को चूज करते हैं और अपने प्रॉब्लम के ऊपर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। इफ द सॉल्यूशन सेटिस्फाइज द ऑल कंडीशन तो फिर आप इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन ठीक बैठ जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं बेटा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी पे बात करें। अब जो बेटा ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जिन्हें आप जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं किसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, उनकी जो पॉलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, पी। ठीक है, जिसे पी क्लास भी चलो आप कह सकते हैं। उनकी जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है उसे क्या कहेंगे आप, पॉलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी। दूसरा है आपके पास इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो हैं जिन्हें ज्यादा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जब ज्यादा टाइम चाहिए तो ये इम्प्रैक्टिकल होता जाता है जब इनपुट साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो होगा तो इनका जो कंप्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इनकी जो बेटा कंप्लेक्सिटी होती है उसे एक्सपोनेंशियल कंप्लेक्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कंप्लेक्सिटी या सुपर पोलिनोमियल कंप्लेक्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कि क्या की आइडिया था बिहाइंड ग्रीडी एल्गोरिदम। अब जो ग्रीडी एल्गोरिदम है बेटा ये क्या करता है, आपको हर स्टेप पे, हर इंडिविजुअल स्टेप पे लोकली ऑप्टिमल चॉइस चूज करने की ऑप्शन देता है। ग्रीडी एल्गोरिदम मेक द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच इंडिविजुअल स्टेप, और उम्मीद क्या मानता है दैट दिस चॉइस विल लीड टू अ ग्लोबल ऑप्टिमम, कि पूरा का पूरा मेरा जो प्रॉब्लम है इस छोटे इंडिविजुअल स्टेप पे जब मैं ये गारंटी लगाऊंगा, ये वाली चॉइस लगाऊंगा, बेहतर चॉइस, तो मेरा पूरा प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये सिंपल भी रहता है और इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है, लेकिन ये हर बार आपको गारंटी नहीं दे सकता ऑप्टिमल सोल्यूशन की। वाई, जब बेटा आपका इनपुट साइज ग्रो करता है तो ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमल नहीं रह पाता। ठीक है, तो बहरहाल सिंपल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है।
5वें क्वेश्चन में बेटा एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं, ठीक है, बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, और फिर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं छोटे प्रॉब्लम्स के, उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने पास, ताकि कोई रिडंडेंट एंट्री ना आ जाए, कोई ऐसी कैलकुलेशन ना आ जाए जो रिडंडेंट हो, जो डुप्लीकेट हो रही हो, ठीक है। तो डायनामिक प्रॉब्लम में बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में तकसीम किया जाता है, और छोटे प्रॉब्लम्स की जो बाउंड्री है वो हमेशा ओवरलैपिंग रखी जाती है, मतलब पहले सब प्रॉब्लम का लास्ट पॉइंट और आखिरी सेकंड प्रॉब्लम का जो पहला पॉइंट है वो सेम ही होगा हमेशा। तो ये जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में बहुत एफिशिएंट होते हैं, अच्छा काम करते हैं, और आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो एक अच्छी अप्रोच है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरह, क्यों कि ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करती है। फिर आपने बेटा डिस्कस करना है एडवांटेज ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के, ग्राफ ट्रैवर्सल के और डेप्थ फर्स्ट सर्च के। अब जो ब्रेड फर्स्ट सर्च है वो बेटा हॉरिजॉन्टल सर्च करता है पहले, तो ये आपको गारंटी देता है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे अनवेटेड ग्राफ में, पहला इसका फायदा। दूसरा, ग्राफ को लेवल बाय लेवल चेक करता है, पहले फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल, फिर सेकंड हॉरिजॉन्टल लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, और ये शैलो ग्राफ्स में सर्च करने के लिए आइडियल है, ठीक है। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है उसके जो एडवांटेजेस हैं, ये मेमोरी कम लेता है। जो डीप ग्राफ्स है उसमें पहली ब्रांच को पूरी को डाउन द लेवल क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। अच्छा, अब जो आपके पास है डेप्थ फर्स्ट सर्च ये वाला, इसमें क्या करना है बेटा, वर्टिकल साइड पे आपने ब्रांच को क्या करना है, पहले ट्रैवर्सल करना है। इट कैन रीच अ सोल्यूशन फास्टर इफ द गोल इज लोकेटेड डीप इन द ट्री। अगर पहली ब्रांच में ही सोल्यूशन मिल गया वहीं रुक जाएगा, वरना दूसरी में मिला तब रुकेगा, तीसरी में रुका तब मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी जरा स्पीड जो है वो उससे तेज होती है। और ये टोपोलॉजी सॉर्टिंग जो होती है, या जिसमें आपने साइकिल्स डिटेक्ट करने होते हैं, उनके लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। क्या फायदा है कि अगर आप एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें एल्गोरिदम थिंकिंग में। अब बेटा इसका तो बहुत ही बड़ा फायदा है, ओवरऑल आपकी कंप्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम कम हो जाती है, आपका लॉजिक डिजाइन करना आसान हो जाता है, टेस्टिंग आसान हो जाती है, डिबगिंग आसान हो जाती है। मॉड्यूलैरिटी को ये प्रमोट करता है, मतलब आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स लिख लिए। तो जब आप मॉड्यूल्स बनाते हैं ना बेटा, तो मॉड्यूल रीयूजेबल होते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि जब आप मॉड्यूलर अप्रोच अपनाएंगे तो आप उन मॉड्यूल्स को अलग अलग जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में रीयूज कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे कहता है की फैक्टर्स बताएं टू एवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम। सबसे पहला बेटा टाइम कितना ले रहा है आपका एल्गोरिदम, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसको कहते हैं। मेजरिंग ऑफ हाउ द एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज एज द इनपुट साइज ग्रो। किसी एल्गोरिदम के आप इनपुट वेरिएबल्स का साइज बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं, पहला फैक्टर एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का। दूसरा है बेटा स्पेस कम्प्लेक्सिटी, कि वो मेमोरी कितनी ज्यादा रिक्वायर कर रहा है, कितनी रैम ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अब इनपुट साइज बढ़ाने पे अगर रैम यूजेज बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा है। थर्ड फैक्टर है बेटा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब आप वर्कलोड या डेटा वॉल्यूम को स्केल अप करेंगे, बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, उस वक्त एल्गोरिदम का क्या बनेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएगा या नहीं। मतलब आपका जो इनपुट साइज है जब वो ग्रो करेगा तो क्या आपका एल्गोरिदम उतनी ही परफॉर्मेंस देगा जितनी छोटे इनपुट पे दे रहा था। चौथे नंबर पे आ जाता है बेटा एक्यूरेसी, कि आपका एल्गोरिदम कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, कितना करेक्ट है। तो आप डिफरेंट केसेस को टेस्ट करते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी को जांच सकें। और पांचवा है रिसोर्स कंजम्पशन। तो रिसोर्स कंजम्पशन में बेटा आपके तमाम सिस्टम रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिनमें सीपीयू साइकिल भी है, बैटरी पावर भी है, नेटवर्क बैंडविड्थ भी है। अगर अच्छे तरह से देखा जाए तो बेटा इसके अंदर आपकी मेमोरी भी आ जाती है। तो तमाम ऐसे रिसोर्सेज, अगर कोई एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम है वो कम इस्तेमाल कर रहा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो कम एफिशिएंट है। चैप्टर नंबर 4 है बेटा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स।
अब कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन में सबसे पहले वो आपसे पूछता है हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन लिस्ट। इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, एक एग्जांपल दे दें। तो आपने इंसर्ट फंक्शन लिखा, सबसे पहले आपने उसको इंडेक्स ऑफ द लिस्ट बताना है और फिर आपने आइटम ऑफ द लिस्ट बताना है कि उस इंडेक्स पे किस आइटम को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ये आपका इंसर्ट का मेथड है। ये क्या करता है, ये इस आइटम को स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो आपने मेंशन किया है उस पे जाके प्लेस कर देगा। जो तमाम इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने इंडेक्स नंबर 2 दिया है, तो 2 नंबर पे जो पहले आइटम मौजूद है वो 3 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा और 2 नंबर पे ये वाला आइटम आ जाएगा। 3 नंबर वाला आइटम 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 वाला 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह वो तमाम आइटम जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, एक्सप्लेन पोटेंशियल इश्यूज व्हिच कुड अराइज व्हेन टू वेरिएबल रेफरेंस द सेम लिस्ट इन अ प्रोग्राम। कि अगर आपके पास दो वेरिएबल एक ही लिस्ट को रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या इशू आ सकता है। तो क्या इशू आएगा बेटा, जब आपने मॉडिफिकेशन करनी होगी एक वेरिएबल में तो वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके लॉजिक के एरर आएंगे। आप चेंज तो एक साइड पे करना चाह रहे थे, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, तो फिर दोनों साइड पर चेंज होने की वजह से जिस दूसरी साइड पे चेंज नहीं करना था वो तो गलत हो गया, वो तो एरर आ गया, और इस एरर को क्या कहेंगे आप, लॉजिक का एरर कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपसे वो पूछता है डिफाइन अ स्टैक और लीफो प्रिंसिपल है क्या। स्टैक होता है बेटा मेमोरी स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आप इसमें इंसर्शन भी कर सकते हैं, इसमें डिलीशन भी कर सकते हैं। याद ये रखना है कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होती है, और वो कौन सा एंड है, टॉप एंड। अब आप इसको एक बोरी या गट्टू समझ लें बेटा। अब ये जो आपका बोरी या गट्टू होता है ना, उसका ऊपर वाला मुंह ओपन होता है और नीचे वाला मुंह क्लोज होता है। ऊपर से ही आपने चीज को ऐड करना है, ऊपर से ही आपने रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5 प्लेट्स दे देता हूं एक बोरी में डालने के लिए। अब आपने पहली प्लेट इंसर्ट की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। मैं कहता हूं तीसरी प्लेट निकालें, तो क्या आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे? नहीं, पहले आप 5वीं प्लेट को बाहर करेंगे, फिर चौथी को, फिर तीसरी को। इसको कहते हैं बेटा लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो आइटम आपने सबसे एंड में ऐड किया है स्टैक मेमोरी में, वो सबसे पहले आप आउट करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो लीफो प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट लास्ट एलिमेंट ऐड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, सिमिलर टू द स्टैक ऑफ फिजिकल प्लेट्स, जैसे मैंने अभी आपको प्लेट्स की एग्जांपल दी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास के एनक्यू और डीक्यू, क्यू के दो ऑपरेशंस हैं, इनका डिफरेंस बताएं। एनक्यू बेटा काम आता है एलिमेंट को क्यू में ऐड करने के लिए। क्यू कहते हैं बेटा कतार को। अब कतार में क्या होता है, जो बंदा सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। फर्ज करें आप कैंटीन पे चीज लेने के लिए खड़े हुए और क्यू लगी हुई है, कतार लगी हुई है, तो जिस बच्चे की बारी आती जाती है वो आगे से रिमूव होता चला जाता है। और ऐड कहां से होता है बच्चा, पीछे से होता है। अब एनक्यू जो है प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एलिमेंट टू द बैक ऑफ द क्यू। एनक्यू का मतलब है कि क्यू में आप किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमेशा रियर साइड पे, बैक साइड पे ऐड होगा। और डीक्यू ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, वो एलिमेंट को रिमूव करता है क्यू में से। वो जब एलिमेंट को रिमूव करता है तो रिमूव किस साइड से होता है बेटा, रिमूव होता है फ्रंट साइड से क्यू के हमेशा। ठीक है। कहते हैं दो बेसिक ऑपरेशंस बताएं जो कि स्टैक पे ऑपरेट होते हैं। तो पहला ऑपरेशन है बेटा पुश, द ऑपरेशन यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। कि वो आप जब ऊपर से एलिमेंट ऐड करते हैं गट्टू में, स्टैक में, तो इसको पुश ऑपरेशन कहते हैं। स्टैक मेमोरी मैंने आपको बताया ना गट्टू की तरह होती है। गट्टू क्या होता है, ऊपर से खुला हुआ, नीचे से बंद, बोरी, थैला। तो पुश ऑपरेशन क्या है, जब आपने स्टैक मेमोरी में कोई एलिमेंट ऐड करना है। और पॉप ऑपरेशन क्या है, जब आपने उसे रिमूव करना है। तो पॉप की आप डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑपरेशन यूज्ड टू रिमूव द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है जी। फिर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिफरेंस बिटवीन एनक्यू एंड डीक्यू। एनक्यू जो है आइटम इंसर्ट करने के लिए काम आता है टू द बैक ऑफ द क्यू, और डीक्यू ऑपरेशन काम आता है टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द क्यू फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा है चैप्टर नंबर 5 डाटा एनालिटिक्स के शॉर्ट। अब डाटा एनालिटिक्स में बेटा सबसे पहले वो कहता है लिस्ट डाउन 2 टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन एंड डिस्क्राइब व्हेन यू यूज देम।
तो आपने चार्ट्स की कोई सी दो टाइप्स बतानी है। सबसे पहला आपने बार चार्ट बता दिया। बार चार्ट होता है बेटा जिस तरीके से आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, और वहां पे डिफरेंट बार्स बनी होती है हर ओवर की, कि किस ओवर में कितने स्कोर पड़े हैं। तो ये इस्तेमाल होती है क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि सेल्स फिगर पर प्रोडक्ट। अब आपके बिस्किट कितने बिके हैं, अब आपकी मशरूबात कितने बिके हैं, ऑयल कितना बिका है, घी कितना बिका है, हर चीज का, हर क्वांटिटी का अलग अलग बार बन जाएगा। तो वाई एक्सिस पे आपने क्या लिए होंगे, उसकी क्वांटिटीज, तो आपको पता चल जाएगा जी कौन सी क्वांटिटी, कौन सी जो कैटेगरी है वो कितनी क्वांटिटी तक पहुंची है, और जिसका बार सबसे बड़ा होगा यकीनी बात है उसकी सेल सबसे ज्यादा हुई है। तो बार चार्ट बड़ी आसानी से एट अ ग्लांस एक नजर में आपको बता देता है कि जी आपका कौन सा जो एलिमेंट है वो हाई है और कौन सा एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, लो है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास लाइन ग्राफ, बेस्ट यूज टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स और चेंजेस इन डाटा ओवर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। अब लाइन ग्राफ भी आपको नजर आता है जब आप देखते हैं ना सेकंड इनिंग मैच की, तो आप देखें एक लाइन उसने बनाई होती है जिसपे 3-4 डॉट्स बने होते हैं विकेट्स के, पहली टीम की, और दूसरी टीम की लाइन वो उसके ऊपर नीचे से चला रहा होता है। तो ये बेटा ट्रेंड्स और पैटर्न को शो करती है, ओवर द टाइम चेंज होते हुए पैटर्न को, ओवर द टाइम चेंज होते हुए डाटा को। फॉर एग्जाम्पल आपने मंथ का टेम्परेचर चेंज नोट करना हो तो कॉन्टिन्यूअस लाइन के साथ आप लाइन ग्राफ बनाएंगे और टेम्परेचर चेंज को नोट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में वो आपको कहता है बेटा हाउ डज विजुअलाइजिंग डाटा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। विजुअलाइजेशंस में क्या है बेटा, चार्ट्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, बार चार्ट्स हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ्स हैं। ये क्या मदद देते हैं, आपके ग्राफिकल व्यू ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में मदद देते हैं। आपका जो डाटा का समरी थी वो एक तस्वीर के अंदर सम गई। अब जब हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं एक तस्वीर शो कराई, वहीं से पता चल गया जी मुल्तान में कितने बच्चे पास हुए हैं, लाहौर में कितने हुए हैं, बावलपुर में कितने हुए हैं। तो देखिए एक मिनट में आपको समरी पता चल जाती है। इसके अलावा ये स्कैटरनेस ऑफ डाटा को शो करते हैं, स्प्रेड ऑफ द डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी को शो करते हैं कि टुवर्ड्स द एवरेज वैल्यू, आपकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से कितनी करीब है। तो इस तरीके से जितनी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की समरीज होती हैं वो समझनी, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना मीटिंग के स्टेक होल्डर्स के लिए आसान हो जाता है। तो जितनी भी बेटा हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं उनमें डाटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है व्हाट इज एज कंप्यूटिंग एंड हाउ डज इट बेनिफिट डाटा प्रोसेसिंग। अब एज कंप्यूटिंग, एज बेटा किनारे को कहते हैं वैसे तो, लेकिन एज का मतलब क्या है? एज का मतलब ये है कि जो डाटा प्रोसेस हो रहा है वो सोर्स ऑफ द डाटा के करीब है। तो एज कंप्यूटिंग इन्वॉल्व प्रोसेसिंग डाटा नियर द सोर्स ऑफ द डाटा एट द एज ऑफ द सोर्स। जबकि जो आपका क्लाउड डाटा सेंटर का सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, उसमें तो डाटा आपसे बहुत दूर होता है। अब जब से एज कंप्यूटिंग आई है उससे क्या होता है कि ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये कोशिश करते हैं कि आपसे करीब तरीन जो डाटा सेंटर है उधर से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसको एज कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है बेटा कि लेटेंसी कम हो जाती है। अब देखिए अगर मुझे कॉल मिलानी है और अगर टावर मेरे करीब है तो यकीनी बात है लेटेंसी मेरी कम होगी। अगर टावर मेरे से दूर है जहां से सिग्नल आना है तो लेटेंसी का मतलब होता है डिले बेटा। ठीक है, तो डिले ज्यादा होता चला जाएगा। तो आपकी एज कंप्यूटिंग करीब से आपको डाटा देती है, करीब से आपको सिग्नल प्रोवाइड करती है, तो लेटेंसी रिड्यूस होती चली जाती है रियल टाइम एप्लीकेशन में। फिर आपकी डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड तेज हो जाती है, बैंडविड्थ आपकी सेव होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की मैयर्स जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है इसमें। सेकंड कॉन्सेप्ट में वो पूछता है आपसे सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है। सर्वरलेस आर्किटेक्चर बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को कहते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का क्या मतलब है कि आपके लोकल डाटा सेंटर पे, आपके ऑफिस में, आपके घर पे जहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे सर्वर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, बल्कि क्लाउड प्रोवाइडर जो है जिससे आपने ओवर द इंटरनेट सर्विस ली है उसको क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं। वो डायनामिकली खुद मैनेज कर रहा है आपके मशीन रिसोर्सेज को। वो आपको रैम कहां से दे रहा है, वो सीपीयू कहां से दे रहा है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव कहां से दे रहा है, वो बैंडविड्थ कहां से दे रहा है, ये आपका मसला नहीं है। वो खुद डायनामिकली ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है इन रिसोर्सेज को। डेवलपर ने क्या करना है,
डेवलपर ने सिर्फ अपना कोड रन करना है ओवर द इंटरनेट अपने सर्वर पे, जो उसने लिया है क्लाउड प्रोवाइडर से। सर्वर को कैसे मैनेज करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना है, उसकी लाइट हो गया, उसकी बैंडविड्थ हो गया, उसके जो है सॉफ्टवेयर के कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ये सारे मसले डेवलपर के लिए खत्म हो जाते हैं इससे। और इसको इसके बरक्स करना क्या पड़ता है, मंथली पे करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज जितने भी वो इस्तेमाल करेगा, कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग द मंथ, ओवर द मंथ वो इसका किराया देगा, जैसे आप अपने इंटरनेट का किराया देते हैं। तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि सर्वर और आर्किटेक्चर दोनों क्लाउड कंप्यूटिंग वालों के जिम्मे होंगे। आपके जिम्मे सिर्फ किराया देना है और डायरेक्टली अपना कोड रन करना है मशीन पे। मशीन कैसे काम कर रही है ये वो जाने, उनका काम जाने। What advantages do serverless architecture offer to developer? अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा डेवलपर को सर्वरलेस आर्किटेक्चर से? सर्वर की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के जो टास्क है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं रही, ये एलिमिनेट हो गए, बीच में से खत्म हो गए। सीमलेस और ऑटोमेटिक स्केलिंग हो रही है। डिमांड एप्लीकेशन की बुनियाद पर, आपकी एप्लीकेशन ज्यादा रिसोर्सेज डिमांड कर रही है, वो खुद ही स्केल अप कर देते हैं। आपकी एप्लीकेशन कम रिसोर्सेज डिमांड कर रही है, स्केल डाउन कर देते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ये, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसका पे करेंगे। इसको कहते हैं पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज पीपीयू मॉडल। डेवलपमेंट साइकिल तेज हो जाता है, जिससे डेवलपर अपने कोड लॉजिक पे, अपने काम पे ध्यान दे पाता है, बजाय इसके कि वो तार खराब हो गई इसको सही करो, वो पावर सप्लाई जल गई है, रैम जल गई है जी, अब वो बिजली चली गई है, वो यूपीएस खराब हो गया, फलाना ढिमका। ये सारे काम आपके खत्म हो जाते हैं बेटा। अब विंडो उड़ गई है, दोबारा करनी है, अब सॉफ्टवेयर खराब हो गया, ये सारे काम सर्वरलेस आर्किटेक्चर में आपका क्लाउड प्रोवाइडर देख रहा होता है। तो इस तरीके से आपका जो डेवलपमेंट साइकिल है वो अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन 4 में कहता है बेटा आपको, हाउ डज एज कंप्यूटिंग इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स? अब एज कंप्यूटिंग जो है वो लोकल प्रोसेसिंग आपके सेंसर्स की, आपके कैमरास की, इस डाटा को कार के करीब से प्रोवाइड करता है। तो जो ऑटोनोमस व्हीकल है, खुद ब खुद काम करने वाली व्हीकल्स हैं, ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं, उनके लिए एज कंप्यूटिंग बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, दिस इनेबल स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग सच एज इमरजेंसी ब्रेकिंग और स्टीयरिंग। इसकी मदद से बहुत तेजी से स्पीड का डिसीजन, बहुत तेजी से इमरजेंसी ब्रेक का डिसीजन, बहुत तेजी से स्टीयरिंग घुमाने का डिसीजन। अब अगर इसमें डिले आएगा तो यकीनी बात है इतनी देर में तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो एज कंप्यूटिंग की मदद से इसकी स्पीड तेज हो जाती है नेटवर्क की। अब जब बेटा नेटवर्क में डिले नहीं आएगा तो डिसीजन मेकिंग आसान होगी और जल्दी होगी। इससे क्या होता है कि पैसेंजर की सेफ्टी इसमें गारंटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ऑटोनोमस व्हीकल जो है इनमें एज कंप्यूटिंग आपको फायदा देती है। फिर आ जाता है आपके पास इलास्टिसिटी क्या है बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉन्सेप्ट, और ऑन डिमांड एक्सेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी वैसे लचक को कहते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आप क्लाउड मॉडल पे काम कर रहे हैं, क्लाउड प्रोवाइडर से आपने मशीन ली हुई है, तो उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आप उसके रिसोर्सेज को स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं रियल टाइम में। ठीक है, आपका वर्कलोड बढ़ रहा है मशीन पे, तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो क्लाउड प्रोवाइडर जो है आपके रिसोर्सेज को स्केल अप कर देगा। फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू चोक हो रहा है, आपकी रैम चोक हो रही है, मतलब कि फुल हो गई है, तो वो रैम बढ़ा देगा, वहां पे सीपीयू बढ़ा देगा आपकी मशीन का, आपकी एप्लीकेशन का। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और ऑन डिमांड एक्सेस का क्या मतलब है बेटा कि जब यूजर खुद अप्लाई करे कि जी मेरे रिसोर्सेज आप बढ़ा दें। एबिलिटी फॉर यूजर टू प्रोविजन एंड एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कि आप उन्हें ईमेल करेंगे कि जी यकम तारीख से मेरी रैम जो है ना 8 से 10 जीबी कर दें। ठीक है, मेरा सीपीयू जो है ना वो 2.3 से 2.6 गीगाहर्ट्ज कर दें, मेरी स्टोरेज 500 जीबी की जगह 600 जीबी कर दें। अगर आप खुद से उन्हें ईमेल करके कहते हैं तो इसको ऑन डिमांड एक्सेस कहते हैं। ये आपकी डिमांड पे उन्होंने बढ़ाए हैं रिसोर्सेज, ऑटोमेटिक बढ़ा रहे हैं तो इसको इलास्टिसिटी कहेंगे, आपकी डिमांड पे बढ़ाएंगे तो इसको ऑन डिमांड एक्सेस कहेंगे। whenever they are needed without requiring manual intervention। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 7 आ जाता है हमारे पास, लीगल और एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी है आप टर्म्स ऑफ यूज को समझें, पढ़ें। ठीक है, टर्म्स ऑफ यूज होते क्या है? जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली स्क्रीन बेटा आती है एग्रीमेंट की, जिसे टर्म्स ऑफ यूज कहते हैं।
अब इसमें प्रोवाइडर और यूजर दोनों एग्री अपॉन होते हैं कि जी जो शराइत आपने बताई हैं इन पर मैं एग्री हूं, लिहाजा आप नेक्स्ट प्रेस करते हैं आई एग्री क्लिक करके और फिर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हैं। तो टर्म्स ऑफ यूज को समझना इसलिए जरूरी है कि ये यूजर के लीगल राइट्स को डिफाइन करता है, ये कानूनी हकूक आपको प्रोवाइड करता है और आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस भी बताता है कि क्या क्या चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें क्लाइंट की भी बेहतरी है, इसमें प्रोवाइडर की भी बेहतरी है, दोनों की बेहतरी है इसके अंदर। इट हेल्प यूजर प्रोटेक्ट देयर पर्सनल प्राइवेसी, तो आपके जो प्राइवेसी के टर्म्स ऑफ यूज होते हैं वो भी उसके अंदर मेंशन होते हैं, सर्विस के मिसयूज के टर्म्स ऑफ यूज है वो भी मेंशन होते हैं, लीगल रिसोर्स जितने अवेलेबल हैं उनको समझने में इसमें मदद होती है। तो टर्म्स ऑफ यूज का फायदा यह है कि क्लाइंट और प्रोवाइडर में बाद में झगड़ा नहीं होता कि जी आपने फलां कहा था लेकिन वो चीज मिल तो नहीं रही हमें, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास फिशिंग और फार्मिंग। अच्छा एक एग्जांपल दे देते हैं आपको टर्म्स ऑफ यूज की पहले। फॉर एग्जांपल आप वापडा का मीटर लगवाते हैं, या चले सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लें कि आप जो है ना क्या करते हैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सएप आपको कहता है कि अगर आप बल्क मैसेजिंग करेंगे तो मैं आपका जो व्हाट्सएप का अकाउंट है ना वो ब्लॉक कर दूंगा। तो अगर आप बल्क मैसेजिंग करते हैं, बल्क ग्रुपिंग करते हैं और एक ग्रुप में कोई लिंक्स भेजते हैं सैकड़ों की मिकदार में, तो वो क्या करता है आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, अंडर बैन अंडर रिव्यू लगा देता है कि आप कोई स्पैमिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये उनके क्लॉज में शामिल है, टर्म्स ऑफ यूज में शामिल है, जिसने उन्हें ये हक दिया कि वो जब चाहे आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं, ठीक है। फिशिंग और फार्मिंग बेटा, फिशिंग क्या होती है? फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन, कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज जो आपको धोखा दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ट्रिक के जरिए आपकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील की जा रही है, तो इसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग कहते हैं धोखाधड़ी को है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन, ऐसी ईमेल आपको आई है जो आपको लग रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी से आई है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है फॉर एग्जांपल bzu.edu.pk। अब आई आपको कहां से हुई है? bzzu.edu.pk से। आप ध्यान नहीं करेंगे, आप उसे ओपन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। सेकंड आ जाता है बेटा फार्मिंग अटैक। ये फिशिंग अटैक से भी ज्यादा टेक्निकल अटैक है, जो क्या करता है आपसे किसी ऐसे लिंक पे क्लिक करवाता है जो आपको मलिशियस वेबसाइट, फेक वेबसाइट या फेक किसी फॉर्म की तरफ ले जाता है। अब जब आप उस मलिशियस या फेक फॉर्म की तरफ जाते हैं तो वहां पे सारा का सारा डाटा आपका क्या हो जाता है? कंप्रोमाइज हो जाता है। तो बेटा फार्मिंग अटैक के जरिए आपको एक इलीगल फेक वेबसाइट की तरफ, फेक लिंक की तरफ आपको आपकी ट्रैफिक को डायरेक्ट कर दिया जाता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं आपका जो डाटा है, आपकी जो ट्रैफिक है वो रिडायरेक्ट हो जाती है कहां पर? फेक लिंक की तरफ, और वहां पे जाके आप अपना डाटा खो बैठते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन 3 में व्हाट आर की स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एवेलुएट करने में क्या चीजें आपको चाहिए, क्या सोच समझ चाहिए? पहला, ऑथर के प्रोफेशनल क्रेडेंशियल और रेपुटेशन को चेक करें। आप देखें जिस ईमेल से आपको ईमेल आई है क्या वो लीगल ईमेल एड्रेस है, क्या वो वाकई जो है प्रोफेशनल क्रेडेंशियल है। अच्छा कोई वेबसाइट का लिंक आया, आप उसको चेक करें क्या वाकई उनका नाम यही था जो वेबसाइट आप सर्च कर रहे थे, कोई ये डिफरेंट तो नहीं है उससे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्रस्टेड सोर्स को चेक करना, वेरीफाई द पब्लिकेशन डेट एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर अगर कोई आप इंफॉर्मेशन नेट से उठा रहे हैं तो आप चेक करें कि ये पोस्ट कितने दिन पहले की है। आप हो सकता है 5 साल पुरानी पोस्ट देख रहे हो लेकिन जोश में आके वहां पर जो है ना उस सोर्स को इस्तेमाल कर लें। आप उसका सोर्स तो देखें, पब्लिकेशन की डेट क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन उससे रेलेवेंट है या नहीं, जो आप चाह रहे हैं इसमें वो है या नहीं, तो इसको एक तो वेरीफाई करना आना चाहिए। क्रॉस चेक द फैक्ट्स विद अदर हाईली रिलायबल सोर्सेज। कहीं से आपने इंफॉर्मेशन उठाई है, आप 2 या 3 और डिफरेंट अच्छे रिसोर्सेज से, ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज से चेक कर लें कि क्या वाकई ये सेम है, ये ना हो कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल बायस और हिडन एजेंडा विद इन द कंटेंट, कि अगर आपको कोई अटैक कर रहा है, आपको कोई फेक वेबसाइट्स भेज रहा है, फेक लिंक्स भेज रहा है, तो उसके एजेंडा को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और मेन कंटेंट के अंदर इस तरह के फ्रॉडुलेंट जो लिंक्स हैं वो डाल के भेज दिए जाते हैं अक्सर। तो इस चीज में एहतियात की बड़ी जरूरत है आपको। स्पैम ईमेल से बचें, स्पैम मैसेजेस से बचें, उनको रिस्पॉन्ड करने से बचें,
क्वेश्चन 4 में आपको कहता है बेटा, हाउ डज रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है बेटा डिजिटल रिसोर्सेज को इखलाकी तौर पर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग आपको ये गारंटी देती है कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर किया जाएगा ट्रस्टेड एंटिटीज के साथ। आपका जो यूजर कॉन्सेंट है उसको पहले देखा जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्दमशुमारी वाले आए, आपका डाटा लेके चले गए। अब अगर वो डाटा को गलत इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग। मर्दमशुमारी का डाटा सिर्फ गिनती के लिए लिया गया तो गिनती की हद तक ही रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग जो है गारंटी देता है आपको प्राइवेसी की, आपको डाटा मिसयूज से बचाता है, आपको इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं उनकी गिरफ्त में लेकर आता है। आप किसी का डाटा जो है उसके कॉन्सेंट के बगैर शेयर नहीं कर पाते। तो अब तो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बेटा कानून साजी हो गई है। अगर आप करते हैं तो FIA में डिपार्टमेंट बना हुआ है NR3C, वहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि फलां शख्स ने मेरा डाटा जो है मेरी इजाजत के बगैर गलत एक्सप्लॉइट करने के लिए शेयर किया। चैप्टर 8 है बेटा ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। अब इसमें क्वेश्चन 1 में आपको कहता है, हाउ कैन वन इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड ऑनलाइन रिसर्च, कि आपको जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिली है उसकी रिलायबिलिटी को कैसे चेक करना है। सबसे पहले बेटा कि आप क्रेडिबल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन उठाएं। क्रेडिबल सोर्सेज मीन ट्रस्टवर्दी सोर्सेज, जैसे कि मशहूर जमाना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जो कि जिनकी पेटेंट्स हैं, फिर आपके एकेडमिक जर्नल्स जो कि रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, इनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन आती है ना बेटा, इनको क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? ठीक जराए, ट्रस्टवर्दी सोर्सेज माना जाता है। तो सबसे पहली तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी सोर्स से उठाएं। सेकंड नंबर पे क्रिटिकली एवेलुएट द ऑथर एक्सपर्टीज एंड द रिसेंसी ऑफ द पब्लिकेशन, कि पब्लिकेशन जो है, जिस फाइंडिंग को आप पढ़ रहे हैं, जिस पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं, वो कितना अपडेटेड है। ये ना हो कि 20 साल पुरानी पब्लिकेशन को आप पढ़ रहे हो और आप कहें जी ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि भाई 20 साल में पता नहीं कितनी रिसर्च और हो चुकी है आपके पास, ठीक है। सेकंड चीज कि ऑथर की जो एक्सपर्टीज है, ऑथर कितना एक्सपर्ट है। अब आप एक मैट्रिक पास या FA पास बच्चे की पोस्ट पढ़ रहे हो और आप कहें जी ये तो साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, ठीक है, ये तो जी दीन पे बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, जबकि वो आलिम भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, उसका कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ऑथर की एक्सपर्टीज को एवेलुएट करना आपको पता होना चाहिए। थर्ड चीज, अपनी फाइंडिंग्स को डिफरेंट और सोर्सेज के साथ जरा कंपेयर करके देखें, क्या दूसरी जगह भी यही बात कही जा रही है। और चौथे नंबर पे, अवॉइड द कंटेंट दैट इज क्लियरली बायस्ड और लैक्स वेरिफिकेशन। कोई भी ऐसा कंटेंट जो खास एक तबके के लिए, खास एक मजहब के लिए, खास एक गिरोह के लिए लिखा जा रहा है, वो बायस्ड है, उसको अवॉइड करें, उसको इस्तेमाल मत करें, ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन जरूर करें पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे कहा गया, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू एवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। क्यों जरूरी है कि ऑनलाइन सोर्सेज की रिलायबिलिटी को पहले एवेलुएट किया जाए। बिल्कुल, क्यों जरूरी है? ताकि आप गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना करें, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने से, फैलाने से बच सकें। शेयर का बटन दबाते चले जाते हैं हमारे यहाँ लोग, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अब पता नहीं है कि ये सोर्स से आए, किस सोर्स से आई है, किस बंदे ने भेजा है ये पोस्ट, ठीक है नहीं है, इससे बचना है बेटा। इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ वंस वर्क, कि सबसे पहले आप किसी का काम जो शेयर करने लगे हैं उसको चेक कर लें कि ये ठीक है, एक्यूरेट है। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस का मतलब है ऐसे डिसीजंस जो कि क्या हो, ठीक हो, करेक्ट हो। फिर रिलाइंग ऑन अनवेरिफाइड सोर्सेज कैन लीड टू डेंजरस कंक्लूजन। अगर आप अनवेरिफाइड सोर्सेज से पोस्टें शेयर करते रहेंगे तो इसके जो नताइज है वो भी अच्छे नहीं आएंगे। आपको एकेडमिकली भी नुकसान होगा, आपको प्रोफेशनली भी नुकसान होगा, आपको एथिकली भी नुकसान होगा, ठीक है, जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज स्पेसिफिक कीवर्ड व्हेन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। क्यों जरूरी है कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल करें सर्च करते हुए, क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक कीवर्ड है ना वो आपकी सर्च को नैरो डाउन कर देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं।
फिर क्या है, इररेलेवेंट डाटा नहीं आएगा आपकी रिसर्च में। जब आप गूगल पे लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब आपने गूगल पे लिखा बेटा हाउ टू यूज वॉशिंग मशीन, आपकी वॉशिंग मशीन डॉलर्स की थी। इसके अगेंस्ट एक मैं आपको सर्च बताता हूं, आपने लिखा हाउ टू यूज डॉलर्स वॉशिंग मशीन। अब आपकी डॉलर्स वॉशिंग मशीन का नंबर था DX300। थर्ड टाइम एक बच्चे ने सर्च किया हाउ टू यूज डॉलर्स DX300 वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब डॉलर्स DX में बेटा स्पिनर भी था आपके पास और दूसरा फंक्शन भी था। आपको मसला आ रहा था स्पिनर में, आपने लिखा हाउ टू यूज डॉलर्स DX स्पिनर वॉशिंग मशीन। तो इस तरीके से आपकी जो सर्च होगी ना वो नैरो डाउन होती जाएगी, आपका टाइम बचेगा, इररेलेवेंट डाटा आपकी सर्च में नहीं आएगा। जो सर्च इंजन है वो आपको एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन ला के देगा जो आपके वर्ड से फिर एग्जैक्टली मैच कर रही होगी। तो इसलिए जरूरी है स्पेसिफिक कीवर्ड को इस्तेमाल करना। चौथे नंबर पे वो क्वेश्चन करता है आपसे पर्पस ऑफ अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता क्या है बेटा, आपके कारोबार की कोई निशानी, ये कोई साइन हो सकता है, ये कोई लोगो हो सकता है, ये कोई नाम लिखा हुआ स्टाइल में हो सकता है, जो कि आपके कारोबार को, आपकी प्रोडक्ट को दूसरे लोगों के कारोबार या दूसरे लोगों की प्रोडक्ट या दूसरे लोगों की सर्विस से अलग करता हो। जैसे फैसल मूवर का मोनोग्राम आपने देखा होगा। अब बेटा जो फैसल मूवर का मोनोग्राम है, ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर करवाया है, आप वो निशान ना अपनी गाड़ी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई और कंपनी वाला उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर इससे उन्हें क्या फायदा हुआ, इसका मकसद ही ये है कि उनके ब्रांड की आइडेंटिटी को तहफ्फुज मिल गया, ठीक है। कंज्यूमर को अब आप कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे मार्केट में कि ये भी फैसल मूवर की गाड़ी है जी, बैठ जाए। उसका निशान चेंज होगा, जब निशान चेंज होगा तो आपका जो कस्टमर है वो फौरन पहचान जाएगा भाई निशान चेंज है, यहाँ पे ये वाली जो है मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है कॉपीराइट का डिफरेंस बताएं किससे, पेटेंट से। कॉपीराइट, राइट कहते हैं बेटा हकूक को, कॉपी का मतलब नकल करना। इट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट द ओरिजिनल लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क द मोमेंट दे आर क्रिएटेड। आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई म्यूजिक क्रिएट किया है, आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है, आपने उसके कॉपीराइट ले लिए। अब जब आपने कॉपीराइट ले लिए तो इसका मतलब यह है कि कोई और शख्स बगैर आपकी इजाजत के इसमें से मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ना अपनी किसी किताब में, ना अपने किसी म्यूजिक में, ना अपने किसी सॉफ्टवेयर में आपकी इजाजत के बगैर उसमें से हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, चोरी नहीं किया जा सकेगा। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट, ठीक है। अगर करेगा तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर देंगे। दूसरी चीज उसने क्या कहा था, पेटेंट। पेटेंट जो है वो इन्वेंशंस के लिए होता है, वो प्रोसेसेस के लिए होता है, वो नई मशीन्स के लिए होता है, नई टेक्नोलॉजीज के लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से इवन आपके जो रिसर्च पेपर्स नए आते हैं जिनमें इन्वेंशंस आती है उनको भी पेटेंट्स कहते हैं। इसके लिए फॉर्मल एप्लीकेशन रिक्वायर होती है, आप इदारे को लिखते हैं, ठीक है, और पब्लिक में डिस्क्लोज करते हैं अपनी पेटेंट को, अपने इन्वेंशन को, ताकि इससे ओनर को ये गारंटी मिल जाती है कि अब कोई और इस नाम से नहीं बेचेगा, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, इस इन्वेंशन को अपने नाम से नहीं छापेगा। तो ये पेटेंट कहलाता है बेटा। और लास्ट में बेटा चैप्टर नंबर 9 है आपके पास, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। पहले क्वेश्चन में वो आपको कहता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बेटा कारोबार है नए तरीके से करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोएक्टिव प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ मार्केट नीड एंड अपॉर्चुनिटी, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क टू बिल्ड अ बिजनेस वेंचर। कि आपने एक कारोबार खड़ा करना है, उससे पहले आपने मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को चेक किया, ठीक है, मार्केट के रिस्क को चेक किया कि मेरे कंपेटिटर कौन कौन है, मेरा किन किन से मुकाबला होने जा रहा है इस कारोबार में, और फिर आपने नए तरीके से उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। एक ऐसे तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सर्विस लॉन्च करनी है, सोल्यूशन देना है जो पुराने रिवायती तरीकों से डिफरेंट हो, कम पैसों वाला हो, मेयार ज्यादा हो और लोग उससे अट्रैक्ट भी हो और सेटिस्फाई भी हो, ठीक है। तो इसको बेटा कहते हैं जिद्दत पसंदी का कारोबार, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। अब बेटा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड मेथोडोलॉजी है। व्हाट इज ह्यूमन सेंटर्ड मेथोडोलॉजी, कि इंसान की जरूरियात को मद्देनजर रखना, इंसान की जो जज्बात है इंसान के उनको मद्देनजर रखना। इसमें सबसे पहला फोकस आपका ये होता है कि किसी शख्स की जरूरत को आप देखते हैं और प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप आइडियाज जनरेट करते हैं सोल्यूशन के,
और फिर आप क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है, फीडबैक की बुनियाद पे दोबारा सैंपल के ऊपर काम किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है। अब इस डिजाइन थिंकिंग के जो 5 आपको स्टेप्स बताए हैं मैंने, यूजर नीड से लेकर प्रॉब्लम क्लैरिफिकेशन, क्रिएटिंग आइडिया सोल्यूशन, फिर उसके बाद प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग, और फिर दोबारा जनरेटिंग आइडिया। अब ये जो बेटा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला कंसर्न यही होना चाहिए कि आप इंसान के जो जज्बात हैं, इंसान की जो जरूरियात हैं, उनको पहले स्टेप पे रखेंगे, उनका कंसर्न पहले होगा, अपना मुनाफा आपका बिजनेस में बाद में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान बेटा एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके कारोबार को डिफाइन करता है। बेसिकली क्या क्या पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, खुलासा आपके बिजनेस का। फिर बिजनेस की डिस्क्रिप्शन कि आप क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद मार्केट एनालिसिस कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, ठीक है, आपकी नीड क्यों आपको जनरेट हुई कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों बनानी चाहिए। फिर प्रोडक्ट या सर्विस की डिस्क्रिप्शन की जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो क्या चीज बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद है बेटा मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी कि आप इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, आया डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आया डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे, पैनाफ्लेक्सेस लगाएंगे। सेल्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, बेचना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा। उसके बाद इसमें आप फाइनेंशियल प्लान को मेंशन करते हैं जिसमें आपका बजट आ जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी करने जा रहे हैं और आप मुनाफा कितना एक्सपेक्ट करते हैं। और लास्ट पे आपके पास इसमें ऑपरेशनल प्लान होता है कि आप टीम कितनी सिलेक्ट करेंगे, जगह कौन सी सिलेक्ट करेंगे, किस जगह कारखाना लगाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारी डिटेल्स बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर बेटा, बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई इज मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू बिजनेस। मार्केट रिसर्च करना क्यों जरूरी है जब आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे होते हैं? क्यों बेटा? सबसे पहले आप अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, तो फेलियर का जो रिस्क है कि मैं फेल ना हो जाऊं, उससे बचने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी है। अब मार्केट रिसर्च में आपने बगौर तज्जिया करना है कस्टमर की जरूरत का, अपने कंपेटिटर्स का, कि पहले से मौजूद आपके जो कंपेटिटर है इंडस्ट्री में, मार्केट में, वो कौन है, और इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आप बनाने जा रहे हैं। इससे आपका जो रिस्क फैक्टर है ना बेटा, वो कम हो जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को शेप अप कर पाते हैं कि मैंने किस तरह इफेक्टिव मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस पिच। बिजनेस पिच कहते हैं बेटा अपनी चीज बेचने को, कस्टमर को चीज बेचनी है आपने। अब आपने देखा दुकानदार कह रहे होते हैं, अच्छा फर्ज करें आप कपड़े की दुकान पे गए हैं, कहता है ये नया डिजाइन है, जिस डिजाइन की तरफ, जिस कपड़े की तरफ आपकी नजर जाती है ना और उसे लगता है कि ये इसको थोड़ा सा पसंद आ रहा है, तो कहता है भाईजान ये तो अभी नया डिजाइन आया है, इससे अच्छा तो कोई कपड़ा ही नहीं है मेरी मार्केट में, और इससे सस्ता भी कोई कपड़ा नहीं है मेरे दुकान के ऊपर। ये है बिजनेस पिच बेसिकली, कि अपनी कॉन्साइज प्रेजेंटेशन में कोर आइडिया को बताना, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को बताना, इन्वेस्टर को, पार्टनर को, अपने कस्टमर को, इसको बिजनेस पिच कहते हैं बेटा। प्राइमरी टूल फॉर टर्निंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू टेंजिबल सपोर्ट एंड फंडिंग, कि यही वो बुनियादी नुक्ता है जिससे आप अपने आइडिया को लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको बताऊंगा, अगर कभी आप किसी लोकल वैगन या लोकल लारी अड्डे के करीब से गुजरे, वहां पे लोग ऐसी ऐसी कहानियां डाल रहे होते हैं यूजलेस प्रोडक्ट के ऊपर। यूजलेस सी प्रोडक्ट उनके हाथ में होगी, कहेंगे जी ये चांद से कलाबे में ला देंगे उसके। आप जूते कपड़े की दुकानों पे चले जाएं, आपके साथ यही होता है, ठीक है। जो जूता आपने पाँव में डाला कहते हैं जी इससे अच्छा कोई लग नहीं रहा। ये बिजनेस पिच है बेसिकली, ठीक है। इससे कस्टमर आपका सेटिस्फाई होता है। हाउ कैन स्टोरी टेलिंग बेनिफिट अ बिजनेस, कि स्टोरी टेलिंग जो है, आइडिया क्रिएट करना, इमोशनल कनेक्शन बनाना अपने ऑडियंस के साथ, ये कितना जरूरी है। अब मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर हम आपको इसको बताते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एड चलता है टीवी के ऊपर, दाग नहीं तो खेलना नहीं। बच्चा जाता है, माँ और दादी बैठी हुई हैं, उसके सामने जाता है, कीचड़ के अंदर अपने कपड़ों को लथपथ करता है, गंदे करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी माँ कहती है दाग नहीं तो खेलना नहीं, और सर्फ का एड बना दिया। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारा जो सर्फ है वो इतना स्ट्रांग है कि कीचड़ के दाग को भी धो लेगा, और एक इमोशनल कनेक्शन भी बना दिया अपने आइडियाज के साथ, बिजनेस आइडिया को भी रिलेट कर लिया। दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग।
ये जितने भी ब्रांड्स हैं आपके, लक्स का है, लक्स का साबुन का ऐड आता है जी आप इसे लगाते ही गोरे हो जाएंगे, ठीक है। किसी ऐसे साबुन का ऐड आता है जी ये जर्म्स रिमूव कर देगा आपके। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इमोशनल कनेक्शन बनाना ऑडियंस के साथ, स्टोरी टेलिंग करना, ये बहुत जरूरी होता है बेटा। इससे आपकी जो मार्केट है, क्राउडेड मार्केट, इसमें आप अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है व्हाई इज कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, कि मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी है किसी बिजनेस के अंदर। कोलैबोरेशन होता है बेटा टीम वर्क में काम करना, ठीक है। अब जब आपकी टीम में डिफरेंट डाइवर्स स्किल सेट के लोग मौजूद होते हैं, डिफरेंट नजरियात के लोग, डिफरेंट तजर्बात के लोग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है उसकी स्पीड तेज हो जाती है, मसला जल्दी हल होता है। हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपने स्किल सेट से अपना हिस्सा डालता है और आपका काम आसान होता चला जाता है। तो जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ऐसे बिजनेस की तरफ जाएं, डिफरेंट स्किल सेट के लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। जब आप डिफरेंट स्किल सेट के लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं तो इससे आपका इनोवेशन प्रोसेस भी फास्ट होता है, सोल्यूशन भी जल्दी आता है और सोल्यूशन एफिशिएंट भी आता है। क्यों? कि तमाम लोग अपने अपने तजर्बात की रोशनी में अच्छे से अच्छा मशवरा देते हैं और अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये बेटा टोटल आपके फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज के तमाम एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए आप इसको पहले समझें, फिर याद करें, इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी होगी।